चलो जेनेटिक्स, जैसा कि ये टर्म है आपका बना हुआ है जीन से, मतलब अल्टीमेटली आप इस टॉपिक पे स्टडी करोगे टोटल जीन का। अब जीन क्या होता है इसको पहले थोड़ा सा समझते हैं कि जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ कैरेक्टर हमारे अंदर हमारे दोनों पेरेंट्स के रहते हैं, कुछ देखेंगे एज इट इज़ कैरेक्टर रहते हैं, कुछ कैरेक्टर ऐसा है जिसमें मिक्सअप होता है दोनों पेरेंट्स का, है ना। जैसे बोलते हैं कि मम्मी का हाइट छोटा था, है ना, पापा का हाइट जो है बड़ा है, बच्चा छोटा हाइट का हो गया, मतलब कोई मम्मी का कैरेक्टर जो है वो उसमें आ गया। लेकिन अगर वो मीडियम हाइट का हो गया मतलब दोनों कैरेक्टर का मिक्सिंग हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर जीन ट्रांसफ़र होता है तो या तो एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाता है किसी एक पेरेंट से, या जीन के अंदर में मिक्सिंग होती है। आप लोग एक टर्म सुने होंगे क्रॉसिंग ओवर, है ना, इसी को कहते हैं मिक्सिंग। यहाँ पर आपका क्या है, दोनों पेरेंट के कैरेक्टर जो है आपस में मिक्सअप होकर के नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। और जब एज इट इज़ अगले जनरेशन में चले जाता है तो उसको कहते हैं लिंकेज, मतलब आपका जीन लिंक्ड था, वहाँ पर आपका वेरिएशन नहीं आएगा, चेंजेस नहीं आएगा। अब जीन कहाँ कहाँ काम करता है, जीन उस हर जगह पे काम करता है, उस हर एक्टिविटी पे काम करता है जो आप परफॉर्म करते हैं। मतलब इवन आप अगर खा रहे हैं, पी रहे हैं, डाइजेस्ट कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं और पलक तक झपका रहे हैं, वहाँ पर भी आपका जीन इन्वॉल्व है। मतलब जीन सीधी तरह से एक लाइन में ये डिफाइन कर सकते हैं कि जो हम हैं और जो हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सब कुछ जीन है ना। हम लोग आज तक ये जानते थे कि सेल के बारे में जानते थे अपन, कोशिका क्या होता है, कोशिका मतलब क्या समझते हो आप लोग, सेल क्या चीज़ है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब किसी जीवित प्राणी का सबसे छोटा भाग, है ना। मतलब कैसा दिखता है वो, ये आपका सेल है, जब आपस में सारे सेल एक्यूमुलेट होते हैं तो क्या बनता है, टिश्यू बना, जब टिश्यू बल्क में एक्यूमुलेट हो तो ऑर्गन बना, फिर ऑर्गन सिस्टम। ये आपका सीरीज है ना, उत्पत्ति का यही सीरीज है, इवोल्यूशन का। मतलब सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन बने हमारे एक एक हाथ पैर अंग, और जब सारे अंग कंपाइल्ड हो जाते हैं, असेंबल्ड हो जाते हैं तो बनता है ऑर्गन सिस्टम, मतलब कोई इंडिविजुअल। अब इसके नीचे की बात करते हैं, इसके नीचे आता है क्रोमोसोम, ठीक, जो आपका बना होता है क्रोमेटिन, एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, ये आपका बनता है डीएनए से, ठीक। डीएनए का सेगमेंट कहलाता है जीन। इस लेवल की अपन अब बात करेंगे, आप कितने अंदर हैं, और इसके अंदर भी होता है एलील, ये, ठीक। मतलब किसी भी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए जीन होता है। हर वो लक्षण जो आप में दिख रहा है, चाहे आपका स्ट्रक्चरल हो, फिजिकल हो, बायोकेमिकल हो, हर चीज़ के पीछे अपना एक अलग जीन या एलील होता है ना। मतलब हम कोई एक्टिविटी कब परफॉर्म करते हैं, जब हमारा जीन एक्सप्रेस करता है। अब दो कंडीशन है, एक तो जीन एक्सप्रेस करता है और दूसरा जीन इनएक्टिव फॉर्म में भी रहता है। मतलब आपका जीन कब, कहाँ, कैसे एक्सप्रेस करेगा वो पहले से तय है, ठीक है। जैसे कुछ जीन जो है आपके स्टार्टिंग के ग्रोथ के समय में वर्क करेगा, जब आपका हाइट बढ़ता है, आप लोग देखें हैं एक उम्र के बाद हाइट बढ़ना बंद हो जाता है, मतलब वो जीन टर्मिनेट हो गया, है ना। तो अल्टीमेटली जो भी चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं वो सब के पीछे जीन का एक्सप्रेशन है। अब जीन कैसे एक्सप्रेस करता है, जब जीन एक्सप्रेस करेगा तो वो एंजाइम प्रोड्यूस करता है ना। आप लोग प्रोसेस पढ़े होंगे, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, जिसमें आपका प्रोटीन बनता है, वही जीन आपका प्रोटीन में कन्वर्ट हुआ। अब प्रोटीन मतलब अल्टीमेटली आपका है एंजाइम, आप लोग सुने होंगे, है ना, ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। ये थ्योरी बचपन से पढ़ते आ रहे हो, है ना। तो सारे एंजाइम, अब एंजाइम क्या है, आपका कोई रिएक्शन कराने का कैटेलिटिक माध्यम है ना, कैटेलिसिस है, आपके रिएक्शन को चाहे तो टर्मिनेट कर दे या बढ़ा दे, स्पीड अप कर दे, है कि नहीं। तो अल्टीमेटली जीन क्या है, एंजाइम प्रोड्यूस करेगा और आप अपनी एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे, ठीक। ये चीज़ है जीन का काम।
अब जीन क्या है, दो तरीके से वर्क करता है। एक होता है सेल्यूलर एक्टिविटी। कहाँ छूट गए थे? जीन कैसे परफॉर्म करेगा? एक तो आपके सेल्यूलर एक्टिविटी में काम करता है और दूसरा आपका एक्सप्रेशन। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, हम लोग अभी बहुत बेसिक चीज पढ़ रहे हैं, है ना। ये चीजें आपके लिखने की कम, समझने की ज़्यादा है ना। आप लोग अभी पेन कॉपी बंद कर दो, 2-4 पॉइंट लिख सकते हो आपके अपने समझने के लिए। हम लोग क्या देखें, जीन कैसे परफॉर्म कर रहा है? एक सेल्यूलर एक्टिविटी। अब सेल्यूलर एक्टिविटी क्या है? जैसे आपका सेल डिवीजन हुआ, है ना। आप लोग देखे हैं न्यूक्लियस से आपके सारे सेल ऑर्गेनल बनते हैं, वहीं से आपका गोल्गी बॉडी बनेगा, वहीं से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनेगा, वहीं पे आपका डीएनए का सिंथेसिस होता है, वहीं पे आपका रेप्लिकेशन होता है, सारे कुछ सेल के अंदर में होते हैं। तो ये सारे आपके सेलुलर एक्टिविटी है, इसको आपका जीन कंट्रोल करता है। अब ब्रॉड टर्म में देखा जाए तो एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर, मतलब अब सेलुलर एक्टिविटी परफॉर्म हो गई, अब बारी है आपके बॉडी में इन सेल का या ऑर्गेन का असेंबल होने का समय। तो जब असेंबल होता है तब वो आपको कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। यही एक्सप्रेशन है, मतलब आपको काला होना है या गोरा होना है, शॉर्ट हाइट का होना है या लॉन्ग हाइट का होना है, ये सारे चीज़ें कौन बताएगा? आपका जीन। वही आपका एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर है। क्या हुआ? बुला दो, ठीक, चलो। ऐसे तो बहुत ज़्यादा डिस्टरबेंस है, जल्दी बैठो। यहाँ भी बैठ जाओ, जगह खाली है। ठीक, चलो अब शांत हो जाओ, कुर्सियों को भी शांत कर दो, ठीक। अब हम लोग क्या देखें कि जीन का एक्टिविटी दो लेवल में होता है, एक आपका सेलुलर लेवल और एक आपका फिनोटिपिक लेवल, जहां पर आपका कैरेक्टर एक्सप्रेस करता है। सेलुलर लेवल में देखें कि वो सारे सेलुलर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। अल्टीमेटली कहा जाए तो सेल मेटाबॉलिज्म, ये टर्म सुने हो आप, मेटाबॉलिज्म। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, ये बेसिक टर्म है, आपने ग्रेजुएट किया है, मतलब आपको मेटाबॉलिज्म एट लिस्ट पता होना चाहिए। क्या होता है ये मेटाबॉलिज्म, कोई बता सकता है? ब्रेकडाउन, सिर्फ ब्रेकडाउन। किन की? किसी बायोकेमिकल कंपाउंड की, फूड मटेरियल का ही नहीं, बायोकेमिकल कंपाउंड। ये टर्मिलो है, आप इसमें दो टर्म है, एनाबॉलिज्म है ना, और एक कैटाबॉलिज्म, दो टर्म है। एनाबॉलिज्म कहने का मतलब है क्या होता है? जुड़ने की क्रिया। जब बहुत सारे कंपाउंड आपस में जुड़ करके एक कंपाउंड बनाए तो आपका होता है एनाबॉलिज्म। जैसे बहुत सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़े तो क्या बना? प्रोटीन। ये आपका एनाबॉलिक प्रोसेस है। अब इसी को उल्टा कर दो तो आपका कैटाबॉलिक प्रोसेस है। जैसे कि हम लोग डाइट में प्रोटीन वाला डाइट लिए, दाल पिए, अल्टीमेटली प्रोटीन है। अब आपका प्रोटीन क्या है? डाइजेस्ट होने के लिए, डाइजेशन का मतलब ही होता है टूटना, ब्रेक डाउन। तो अब डाइजेशन होने के लिए प्रोटीन क्या करेगा? एमिनो एसिड्स में टूट जाएंगे अलग अलग। अब एमिनो एसिड में टूटता है, उसके बाद वो जहाँ पर उसकी एक्टिविटी, जहाँ पर उसकी ज़रूरत है वहाँ तक वो पहुँचेगा। अब ये अमीनो एसिड से प्रोटीन कहाँ पर बनता है? आप लोग ट्रांसलेशन का प्रोसेस देखे हैं,
है ना, जहाँ पर आपका अमीनो एसिड जुड़ जुड़ करके प्रोटीन बनाता है। एक प्रोटीन बनता कहाँ पर है, हमारे सेल में, है ना। मतलब अल्टीमेटली सेल के अंदर में ये दोनों प्रक्रिया यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, तभी आपका एक सेल से दूसरा सेल ग्रो होता है और आपका पूरा बॉडी का स्ट्रक्चर बनता है ना। डाइजेशन करने की प्रक्रिया, जो हमको आहार माने हमारा अंदर का कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स है वो अपने को प्रोवाइड करता है कैटाबॉलिक एक्टिविटी। तो ये सारी एक्टिविटी आपके सेल के अंदर में हुई। क्लियर हो गया। अब सेल वही आपका फुल्ली मेच्योर्ड या परफॉर्म्ड सेल आपस में असेंबल होते हैं और ये बना एक्सप्रेस करता है आपका कैरेक्टर। ठीक है, इसके अंदर में जो जीन रहते हैं वो आपका रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि आपके अंदर में कैसा कैरेक्टर बनेगा, है कि नहीं। कोई लंबे हाइट का, किसी का नाक बड़ा हुआ, किसी का कान बड़ा हुआ, तो ये सारे कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस कर रहा है आपका जीन, वही आपका एक्सप्रेशन लेवल है। ये चीज़ें आप देख पाते हो, ये चीज़ें केवल महसूस होती है आपको, है ना। भूख लग रही है मतलब आपका बॉडी डिमांड कर रहा है, ये आपका सेलुलर एक्टिविटी है, केवल महसूस करेंगे आप। ये एक्सप्रेशन आप बाहर से देख पाते हो। तो ये दो लेवल पे आपका जेनेटिक्स का साइंस बना हुआ है। अब देखें, आप लोग पुस्तकीय रूप से चले, आप लोग बुक्स में देखते हैं कि साइंस ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन एक लाइन में आप लोग डिफाइन करते हैं, लेकिन ना तो आपको हेरिडिटी पता है और ना ही वेरिएशन। ये मैं चैलेंज कर सकता हूँ, है किसी को कोई बता सकता है? दो टर्म लिखते हैं, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये दोनों समझ गए तो जेनेटिक्स की थ्योरी में क्या है ये सारा चीज क्लियर है आपका। ठीक है, अब हेरिडिटी ये क्या होता है, थोड़ा बहुत किसी को आइडिया? वन जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जो कैरेक्टर ट्रांसफर होता है उसको हेरिटेबल कैरेक्टर कहते हैं और उस प्रोसेस को कहते हैं हेरिडिटी, और जो उस कैरेक्टर को एक्वायर किया उसको कहते हैं इनहेरिटेंस। ये तीन टर्म है इसी से रिलेटेड, है ना। इनहेरिटेंस एक्वायर करने का प्रक्रिया है, हेरिडिटी ट्रांसफर होने का प्रोसेस है। ठीक है, तो ये चीजें हैं हेरिडिटी, मतलब अल्टीमेटली कोई लक्षण एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होता है। वेरिएशन चेंजेस, कैसा चेंजेस, कैसा चेंजेस नहीं, मतलब चेंजेस कैसे, क्यों? जीन के कारण, बिना जीन के भी चेंजेस आ सकते हैं। आप धूप में रिक्शा चला चला के काले हो गए गोरे से, वो तो जीन का चेंजेस नहीं है, हैं? फिर क्या वो वेरिएशन जेनेटिक्स के साइंस का वेरिएशन है? चलो ऐसे समझते हैं, आपका वेरिएशन जो है दो प्रकार से होता है। एक होता है जीनोटिपिक और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल। ये ठीक, ये दो प्रकार का वेरिएशन किसी प्राणी में आ सकता है। अब समझते हैं जीनोटिपिक को। जब आपका जीन में चेंजेस आए, उसके कारण कोई कैरेक्टर एक्सप्रेस करे या कोई कैरेक्टर एक्सप्रेशन करना बंद कर दे या आपके अंदर में वो चेंज आ जाए, वो चीज़ आपका जीनोटिपिक है। ठीक है, ये वेरिएशन जनरली आपका दो तरीके से आता है। एक होता है रिकॉम्बिनेशन और दूसरा है म्यूटेशन। इसके ये दो कारण हैं, तीसरा कोई कारण नहीं है। कई जगह बुक में आपको लिखा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अल्टीमेटली आपका रिकॉम्बिनेशन ही है। जब आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे आप दो प्रकार का रिप्रोडक्शन है, ए सेक्सुअल और सेक्सुअल, है ना। बहुत बेसिक चल रहा है, थोड़ा समझना आप लोग ध्यान से, दिमाग में बैठाने की कोशिश करना, है ना। ए सेक्सुअल और सेक्सुअल। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, एग्जैक्टली सिमिलर टू मदर प्लांट दिखता है आपका, क्लोन कहते हैं जिसको, है ना। या तो वो सेल पॉलिनेशन से जनरेट हो या तो आपका कटिंग बडिंग, कटिंग, है ना, कटिंग से होता है, या किसी प्लांट के पार्ट से, जैसे पत्ती से ग्रो करते हैं ब्रायोफिलम को, है ना। तो वो एग्जैक्टली आपके मदर प्लांट के सिमिलर होता है। वहाँ पर आपका जीन में चेंजेस नहीं आता, नो जेनेटिक वेरिएशन। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आएगा तो वो रिकॉम्बिनेशन के साथ आएगा। क्यों? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के समय आपका गेमेट का फॉर्मेशन होता है मियोसिस प्रोसेस से,
और मियोसिस का NF1 वाला जो प्रोसेस होता है वहाँ पर आपके होमोलॉगस क्रोमोसोम सेपरेट होते हैं, और जिस समय ये सेपरेट होते हैं उसी टाइम पे ये क्रॉसिंग ओवर होता है, पैकिटिन स्टेज ऑफ प्रोफेस। इस समय क्या होता है, दोनों सेगमेंट के बीच में एक्सचेंज हो जाता है, वही आपका रिकम्बिनेशन है, मतलब दोबारा कंबाइंड क्रोमोसोम आपको मिलता है। तो अल्टीमेटली रिकम्बिनेशन का प्रोसेस होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही, ठीक है। अब ये म्यूटेशन तो समझ रहे होगे, ये आपका फिजिकल चेंज है। कैसे फिजिकल चेंज, आप किसी, क्या समझे, वो तो ठीक है, बुकिश लैंग्वेज आप हटा दो, आप वो बिल्कुल जो आपको समझ में आता है वो लैंग्वेज बोला करो। सडन हेरिटेबल चेंज, ये क्या है, कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। म्यूटेशन एक्चुअल में होता है जब आप किसी ऐसे चीज के संपर्क में आ गए जो आपका जीन की मॉर्फोलॉजी को या क्रोमोसोम के सीक्वेंस को, न्यूक्लियोटाइड को डिलीट, ऐड, एक्सचेंज या रीफॉर्म्ड बना दे, तो वो आपका म्यूटेशन है। जैसे आपके जापान में हिरोशिमा नागासाकी में बम गिरा है ना, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स थे। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के संपर्क में आने की वजह से कई इंडिविजुअल, चाहे वो प्लांट हो, कोई आपका कीड़ा मकोड़ा हो या फिर ह्यूमन बींग हो, सभी में चेंजेस आया है। क्यों, कहीं ना कहीं कोई पर के वो जीन को अल्टर किया है हर जगह का। तो हर जगह का म्यूटेशन बेनिफिशियल नहीं रहता। बेनिफिशियल म्यूटेशन की एक वैल्यू होती है, वो है 10⁻⁻⁶। मतलब 10 लाख म्यूटेंट अगर आप तैयार करते हो तो एक ठो काम का होता है, बाकी बेकार है। समझ आ रहा है बात। तो म्यूटेंट मतलब जैसे आप एक्सरे ट्रीटमेंट हुआ, अल्ट्रावायलेट ट्रीटमेंट हुआ, ये सब चीज़ें क्या करते हैं, आपके जीन के सीक्वेंस को या जीन के ऑर्डर को या क्रोमोसोम सीक्वेंस को अल्टर कर देता है, वो आपका म्यूटेशन है। अब वो जो सडन टर्म लगता है वो इसलिए लगता है क्योंकि अगर आप जीनोटिपिक वेरिएशन रिकम्बिनेशन से लाएं तो आपको कितना लगता है, 7 से 8 जनरेशन। कैसे लगता है, आप लोग देखे होंगे बल्क, पेडिग्री, बैक क्रॉस या हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम समझ लो, शॉर्ट ब्रॉड टर्म में। कोई हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम में जब हम लोग क्रॉसिंग कराते हैं तो F1 मिलता है, F1 से फिर सिलेक्शन करते हैं, F2 मिलता है, फिर F2 से ऐसे करते करते F8 F9 तक जाते हैं, तब जाके अपने को डिज़ायरेबल कैरेक्टर मिलता है। लेकिन यहाँ पर म्यूटेशन के कंडीशन में आप क्या करते हैं, इसमें F1 F2 नहीं होता, M1 M2 चलता है। फर्स्ट म्यूटेंट जनरेशन, सेकंड म्यूटेंट, और F का मतलब फीलियल जनरेशन, है ना। तो म्यूटेशन के कंडीशन में कैसा होता है कि अगर आपका कोई म्यूटेंट वैरायटी है, जैसे एक साथ ऐसे 100-200 पौधे को उगा दिए, उसमें एक बार में कोबाल्ट 60 या गामा रेडिएशन का जो सोर्स होता है उसको मारे, फिर देखें कि इन 100 में से कौन सा हमारे काम का है। कुछ तो मर जाएंगे जो सरवाइव नहीं कर सकते उस रेडिएशन में, कुछ है उसमें विकृत तरीके का चेंजेस आएगा, किसी में ग्रोथ नहीं होगा, किसी में अनइवन ग्रोथ होगा, लेकिन जो काम का एक पौधा निकलेगा उसी पौधे को रखेंगे और उसी से फिर नेक्स्ट जनरेशन को ग्रो किया जाएगा। क्योंकि ये जीनोटिपिक वेरिएशन है, अब वो कैरेक्टर इस जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होगा, या जितने बार आप नेक्स्ट जनरेशन उसका ग्रो करेंगे वो कैरेक्टर आपका पर्टिकुलर बना रहेगा। आया बात समझ में। तो ये सारा है आपका जीनोटिपिक वेरिएशन। अब इन्वायरमेंटल वेरिएशन मतलब जैसे आप लोग देखें, अगर आप अमरकंटक की घाटियों में चढ़ोगे हिली एरियाज में, तो आप लोग को सफोकेशन होना चालू हो जाता है, होता है ना, क्योंकि आप लोग क्या है, लो लैंड एरिया वाले हो, और जो वहाँ पर बसा है उसको सफोकेशन क्यों नहीं होता है। यही आपका इन्वायरमेंटल वेरिएशन है। इसका कारण क्या है, अगर बायोलॉजिकली देखा जाए तो आपके अंदर में जो ब्लड सेल्स होते हैं, RBC सुने हो, रेड ब्लड सेल्स, वो क्या काम करता है, ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन। मतलब आप ऑक्सीजन इनहेल किए, वहाँ पे एब्जॉर्ब किया, और जहाँ पर उसकी ज़रूरत है ना, वहाँ पर ले गया, जहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी होना है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोसेस को एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना। अब क्या होता है, जब हम लोग हिली एरियाज में जाते हैं तो वहाँ पर एयर में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। टर्म बोला मैं, समझ में आया कुछ, एयर और ऑक्सीजन डिफरेंट थिंग, है ना। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, है ना, उसमें का एक गैस है आपका ऑक्सीजन। हमारा नाक उसको फिल्टर करता है और केवल ऑक्सीजन ही लेता है ना। अब क्या होता है, जब आप हिली एरियाज में गए तो वहाँ पे ऑक्सीजन डिमांड कम है, तो आप जोर जोर से सांस खींचते हो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन अंदर जाए।
लेकिन आप 4 महीने 6 महीने 7 महीने वहाँ बस जाओगे तो वो इन्वायरमेंट क्या करता है, हमारे अंदर में चेंज ला देता है, आप उसके कंपैटिबल बन जाते हो। कैसे बनते हो, आपके अंदर के आरबीसी सेल्स का वॉल्यूम बढ़ जाता है या आरबीसी काउंट बढ़ जाता है। आप निकाल करके देखेंगे सेल का, मेडिकली टेस्ट करेंगे तो वहाँ पर का आरबीसी आपका ब्लड सैंपल लेंगे, यहाँ लो लैंड का ब्लड सैंपल लेंगे तो उसमें आरबीसी का नंबर, आरबीसी का साइज ज़्यादा होता है ताकि आप ज़्यादा एक्वायर कर सके। अब ये कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता। जो बच्चा पैदा होगा वो धीरे धीरे इन्वायरमेंट से वो चीज़ को एक्वायर कर लेगा, उसके भी वैसे ही हो जाएंगे। अब वो जब लो लैंड में आएगा तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो नॉर्मल ब्लड सेल वाले बच्चे होंगे, है ना। अल्टीमेटली ये जो इन्वायरमेंटल वेरिएशन है आपका एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र नहीं होता, ठीक है ना। जैसे आप गोरे पैदा हुए, अच्छा गोरा और काला, ओरिजिनल कैरेक्टर होता है काला रंग, गोरा कोई रंग नहीं है। अगर जेनेटिक की भाषा में बोला जाए तो ये गोरा है, सॉरी ये काला है और ये काला नहीं है बोला जाता है। ये गोरा कोई कैरेक्टर नहीं है आपका, है ना। जिनकी भाषा में कोई कैरेक्टर, हम लोग का वो साधारण बोलचाल की भाषा है। तो जो काला कलर का पिगमेंट है, मेलानिन स्किन का पिगमेंट होता है, उसके कारण आपका वो जीन आपका एक्सप्रेस करता है तो आपके में काला रंग आता है। वो जीन एक्सप्रेस नहीं किया तो काला नहीं होता, गोरा नहीं बोलोगे, कोई गोरा की कैरेक्टर नहीं है, क्योंकि जीन तो काला वाला है ना। एक्सप्रेस करेगा तो काला होगा, नहीं करेगा तो गोरा होगा, इसलिए गोरा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है साइंस की भाषा में, ठीक। वैसे ही आपका ग्रीन कलर पिगमेंट होता है क्लोरोफिल, जब वो एक्सप्रेस करेगा तो प्लांट में ग्रीन कलर प्रोड्यूस होगा, नहीं करेगा तो नहीं होगा। क्लियर हुआ चीज़ें। तो ये आपके दोनों आपका वेरिएशन हो गया, जीनोटिपिक और इन्वायरमेंटल। अब देखते हैं एक टर्म आता है जीनोम। जीनोम क्या समझे इससे, जीनोम समझे। जीनोम का मतलब होता है कंप्लीट जेनेटिक मेकअप किसी ऑर्गेनिज्म का। तो ये इसको कैलकुलेट करते हैं सेट, एक टर्म रहता है सेट, कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। ये लिख लो आप लोग, बेहतर होगा। कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट इन complete set of genetic information present in an organism। इंग्लिश से कंफर्टेबल हो सब लोग? नहीं समझ में आया तो बताना, हिंदी में भी ट्रांसलेट कर देंगे, जितना मेरे को आता है उतना आप समझ जाओगे, ठीक है। कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक, हम लोग टर्म बोल रहे हैं सेट। अब ह्यूमन बीइंग में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 42, 43, 46। अपने आप को नहीं जाने तो क्या जाने साइंस पढ़ के। 46 क्रोमोसोम है। अब इसका जीनोम क्या होगा? 23। जो हैप्लॉइड सेट होता है वो कहलाता है आपका जीनोम। समझ आया? क्लियर? सेट, सेट इसीलिए बोल रहे हैं जोड़े में है ना। जैसे जूता 2 होता है, मेरा जूता ला दे, एक बार बोल दिए तो कोई एक ठो जूता ला के देता है क्या? नहीं देता है, वो जोड़े में है, ये आपका जोड़े में है, ठीक है। इसीलिए कंप्लीट सेट ऑफ इंफॉर्मेशन, तो वो सेट क्या है आपका? हैप्लॉइड सेट, ये आपका जीनोम है। अब देखते हैं हेरिडिटी के बारे में, देख लेते हैं चलो। अब हेरिडिटी मतलब होता है आपका किसी एक कैरेक्टर का दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। अब इसके लिए क्या है, साइंटिस्टों ने अलग अलग थ्योरीज दिया। कोई कहता था कि मेल गेमेट अलग डेवलप होता है, फीमेल गेमेट अलग डेवलप होता है। कोई कहता था ऑर्गेन अपना कॉपी बनाता है। मतलब सबके अलग अलग कॉन्सेप्ट थे इसको लेकर के कि कैसे कोई कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र हो। तो इन थ्योरीज को देखते हैं थोड़ा थोड़ा। थ्योरीज, पहला थ्योरी है, थ्योरीज हेडिंग डाल लो, थ्योरीज ऑफ हेरिडिटी। ठीक, पहला आता है प्री फॉर्मेशन। प्री फॉर्मेशन
ये आया था 1720 से 1793 तक चला ये। इसको दिया था साइंटिस्ट ने स्वेमरडम एंड बोनेट, ये ठीक है। हम लोग एकदम जीरो से भी पहले जा रहे हैं, सीधा आपका 11th क्लास से ले करके हम लोग पूरा चलेंगे। मतलब यहाँ पर आपका कोई टॉपिक जेनेटिक्स प्लांट ब्रीडिंग से रिलेटेड नहीं छूटेगा और सारा चीज़ आपको समझ में भी आएगा बिल्कुल, ठीक। चलो, स्वेमरडम एंड बोनेट। अब ये क्या कहता था कि देखो, पहले ये चीज़ ध्यान में रखो, अगर वो फीमेल है तो फीमेल गैमेट क्या होगा, एग। मेल है तो स्पर्म, प्लांट है तो पॉलन, ठीक है। तो इन साइंटिस्टों ने ऐसा थ्योरी दिया कि हर एक एग में या हर एक स्पर्म में वो पूरा का पूरा एडल्ट का प्रारूप बना होता है। जैसे अगर वो मेल है तो मेल का पूरा एक छोटे रूप में प्रारूप जो है आपके स्पर्म में मौजूद होगा, फीमेल का पूरा प्रारूप जो है आपके एग में मौजूद होगा। और जब ये एग अपना डेवलप होता है तो फीमेल बना देता है और स्पर्म डेवलप होगा तो मेल बना देगा। आया बात समझ में? इसमें कहीं पर भी फर्टिलाइजेशन या क्रॉसिंग का कोई जिक्र नहीं था, इसीलिए ये थ्योरी फेल हो गया। अच्छा, ये थ्योरी लिखना चाहोगे कि कैसे करना चाहोगे, कि ऐसी समझा दिया जाए? लिखना है, चलो एक एक लाइन लिखते चलो। इनसाइड एग, हेलो, नमस्कार, ठीक ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक। हाँ, इनसाइड एग और स्पर्म ए फुली फॉर्म्ड मिनिएचर, MI अगर नहीं लिख पाओगे तो बता देना, मिनिएचर, ए फुली फॉर्म्ड मिनिएचर एडल्ट इज प्रेजेंट इनसाइड एग और स्पर्म। हम लोग पॉलन को भी स्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं, है ना। इनसाइड एग और स्पर्म ए फुली फॉर्म्ड मिनिएचर एडल्ट इज प्रेजेंट। समझ गए बात को? इस टर्म को इन्होंने दिया उस एडल्ट को जो उसके अंदर मौजूद रहता है, होमनक्यूलस, ह्यूमनक्यूलस, ये टर्म दिया, ह्यूमनक्यूलस। कई बुकों में होमनक्यूलस भी लिखे रहता है, HO, आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। अब क्या होता है, मेल का अलग होमनक्यूलस है, फीमेल का अलग होमनक्यूलस है ना। तो एग से फीमेल डेवलप हुआ, स्पर्म से मेल डेवलप हुआ, है ना। यहाँ पर कोई क्रॉसिंग फर्टिलाइजेशन का कोई रोल इन्होंने नहीं बताया। अच्छा, इसमें लिख लो एक लाइन, ऑल द ट्रेट्स, ट्रेट मने कैरेक्टर को ही ट्रेट कहते हैं, लक्षण। ऑल द ट्रेट इनहेरिटेड फ्रॉम ओनली वन पेरेंट, एक ही पेरेंट से सारे कैरेक्टर इनहेरिट हो जाते हैं। अब ये थ्योरी इसलिए गलत हो गया, फिर मेल की तरह क्यों नहीं दिखता, फीमेल की तरह एग्जैक्टली कॉपी क्यों नहीं बना पेरेंट्स की तरह, इसलिए ये फेल। इसके बाद दूसरा थ्योरी आया आपका इपीजेनेसिस, इपीजेनेसिस 1738 से 1794 तक। इसको दिया वुल्फ, ठीक। ये वुल्फ नाम का साइंटिस्ट है, उसने दिया। चलो, इसने क्या कहता था, इसको लिखो, ऑर्गन एंड टिश्यू एरोज AROSE, एरोज एराइज का पास्ट टेंस है ना। ऑर्गन एंड टिश्यू एरोज फ्रॉम प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन
प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ एम्ब्रियोनिक टिश्यू, organ and tissue arose from process of differentiation of embryonic tissue। एम्ब्रियो से क्या समझते हो? एम्ब्रियो से कैसे बनता है, कहाँ पे बनता है? अच्छा, जाइगोट क्या है? आफ्टर, क्या जाइगोट और एम्ब्रियो सेम है? मेल गैमेट से एम्ब्रियो बनता है, फीमेल से जाइगोट। तो वही तो पूछ रहा हूँ, दोनों सिमिलर है या डिफरेंस है? आपका अलग है। जब फर्टिलाइजेशन होता है एग्जैक्ट, उसके बाद जो प्रोडक्ट मिलता है वो आपका जाइगोट है। जाइगोट में जब डेवलपमेंट होता है, जब आपका डिफरेंशिएशन चालू होता है हाथ पैर, इसका एग्जैक्ट इनिशियल स्टेज वो आपका एम्ब्रियो है। अब समझ में आया चीज़ें? अब यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो भी ऑर्गन और टिश्यू है ये डिफरेंशिएशन प्रोसेस से बना है। डिफरेंशिएशन मतलब आपके पास एम्ब्रियोनिक टिश्यू था पहले, वो टिश्यू क्या है, आपस में डिवाइड होकर के आपके हाथ पैर नाक मुंह कान बना देते हैं। ये कह रहा है यहाँ पर भी आपका फर्टिलाइजेशन का कोई कारण मौजूद नहीं है, इसलिए ये भी आपका फेल हो गया। अब इसके बाद आया तीसरा थ्योरी। क्या है, साइंस में जो फेल होता है उसको भी पढ़ना पड़ता है, यही तो बड़ा दिक्कत है। आप लोग फेल हो गए तो मार के भगा देंगे घर से। एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये दिख रहा है तो है ना सबको क्लियर? एक्वायर्ड कैरेक्टर ये आया आपका 1744 से आपका है ये 1829 तक, और इसको दिया लामार्क ने। पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट लामार्क। पूरा नाम याद रखने का जरूरत भी नहीं है, केवल मेंडल का पूरा नाम पूछा जाता है कहीं कहीं। जॉन ग्रीगर कि ग्रीगर जॉन? हाँ, ग्रीगर जॉन कि जॉन ग्रीगर? ग्रेगर जॉन, चलो ठीक है, क्लियर है कुछ कुछ। तो ये दिया एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक्वायर्ड का मतलब अपनाया हुआ लक्षण, अपनाया हुआ। अब अपनाते कैसे हैं कैरेक्टर को? अब ये जो लामार्क था ये एक कहानी दिया। वो ये बोला कि जिराफ नाम का कोई चीज़ इस दुनिया में नहीं होता था। तो क्या होते थे वो? हिरण। जब क्या हुआ, जब सारे हिरण नीचे के पत्ते चर गए, उसके बाद ये लोग क्या किए, कूद कूद करके ऊपर के पत्तों को खाना चालू किया, और इनके नेक में स्ट्रेचिंग आया और ये लंबे गर्दन के हो गए। समझ आया बात? क्या कहा इसने? ये ऐसा इसने कहा है, मैंने नहीं। क्या कहा कि पहले जिराफ नाम का कोई चीज़ नहीं होता था, हिरण होते थे। हिरण जब नीचे के सारे घास, उसके फूड आइटम ख़त्म हो गए, तब वो पेड़ की पत्तियों को खाने के लिए फोर्स करने लगा, कूदने लगा, तो उसके नेक में स्ट्रेचिंग आया और वो लंबे हो गए। तो जो लंबे गर्दन वाले हैं वो क्या करते थे, नदी क्रॉस करके जा सकते थे, छोटे गर्दन वाले नहीं जा सकते थे। तो ये सारे लंबे गर्दन वाले नदी क्रॉस करके दूसरे तरफ चले गए। वहाँ एक उन्होंने अपना एक घर संसार बनाया, और वहाँ पर फिर जिराफ नाम का प्राणी का उत्पत्ति हुई। ये इसका थ्योरी है। मतलब जिन लक्षणों को आप इस जनरेशन में अपनाओगे वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा। मतलब इसने इन्वायरमेंटल कैरेक्टर को अडॉप्ट करने वाली बात कही, या मेन मेड कैरेक्टर को अडॉप्ट करने वाली बात कही। दूसरा चीज़ ये कहता था यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। एक थ्योरी दिया, यूज डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब आप अपने अंदर के जिस भी ऑर्गन को ज़्यादा उपयोग करोगे उसमें बेहतरीन विकास होता चला जाएगा, और जिस ऑर्गन को आप उपयोग करना बंद कर दोगे वो लुप्त हो जाएगा। जैसे इसने एग्जांपल दिया, पहले हमारे पूंछ होते थे। बंदरों का क्या काम आता है? पूंछ लटक करके कुत्तों को दो झापड़ मार देते हैं, भोंकते रहता है। तो कोई फूड मटेरियल उठाना है नीचे से
और कोई उनका भक्षी खड़ा है तो वो क्या करते थे आसानी से, मतलब उनके लटकने उछल कूदने के काम आता। हमारा कोई काम का नहीं है, कोई ऐसा तो नहीं है, तो चलो हमारा वो कोई काम का नहीं है, इसलिए वो क्या हुआ धीरे धीरे लुप्त हो गया। और जिन ऑर्गन का हमने ज़्यादा यूज़ किया वो सारे के सारे बेहतरीन विकास होते चले गए और एक नया स्ट्रक्चर सामने आया। तो ये थ्योरी भी आपका फेल है। कैसे फेल है? अब ये कह रहा है जिस चीज़ का आप ज़्यादा उपयोग करोगे। अच्छा, सारी लड़कियां अपने कान और नाक छेदाती हैं, लेकिन एक भी बच्चा सीधा कान वाला हुआ है क्या आज तक संसार में? तो फिर ये थ्योरी तो फेल हो गया यही पे, है ना। मतलब जिसका आपने बार बार यूज़ किया, आप बार बार, अब पूरा आपके कई लोग तो मतलब पैदा होते ही छिदवा लिए रहते हैं, देखे होगे। तो आप अपना पूरा लाइफ में अगर 70 साल जीते हो तो 70 साल तक आपका कान सीधा हुआ रहता है, लेकिन उनसे होने वाला प्रोजेनी एक भी पैदा नहीं हुआ आज तक फूली नथनी पहने हुए आ जाए करके, है नहीं ना। तो ये आपका यूज एंड डिसयूज थ्योरी फेल हो गया। अब आगे आया इसका भतीजा पैनजेनेसिस। पैनजेनेसिस ये थ्योरी आपका आया 1909 से, नहीं एक मिनट, 1809 से 1882 के बीच, जिस समय तक डार्विन रहा। इसका थ्योरी है डार्विन। ये नाम तो सुने ही होंगे, चार्ल्स डार्विन। क्या काम करता था ये? क्या काम करता था? इसने एक बुक लिखा जिसका नाम था ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। आप लोग को पता होगा, इसको लिख लिया रहना, नीचे में आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में पूछ देता है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ठीक। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज इसके पुस्तक में ये कहता था कि हर एक स्पीसीज की उत्पत्ति जो हुई है वो आपका सारे फैक्टर इन्वॉल्व हुए हैं, जिसमें आपका इन्वायरमेंट भी शामिल है। ये क्या किया, बहुत सारे आइलैंड घूमा। उन आइलैंड्स का नाम को गैलापागोस आइलैंड कहते हैं। अगर आप लोग इवोल्यूशन थ्योरी पढ़े होगे, नहीं पढ़े होगे मेरे को मालूम है, तो वहाँ पर क्या अलग अलग प्रकार के पक्षियों का रूप देखने मिला। जंगल क्षेत्र में गया तो दूसरा प्रारूप दिखा, इधर देखा तो इधर अलग दिखा। तो इसने ये ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का थ्योरी लिखा। तो इनकी उत्पत्ति जो होती है पैनजीन से होती है। इसने एक टर्म दिया पैनजीन, जिसको उसने कहा जेम्यूल। ऊपर लिखना है, चलो इसको पैनजीन या जेम्यूल नाम दिया गया। पैनजीन ही आपका जेम्यूल है, ठीक है। अब ये ऐसा कहता था कि जो पैनजीन है वो आपके ऑर्गेन के सारे प्रारूप को इकट्ठा करके रखता है ना। मतलब हर एक ऑर्गेन अपना एक कॉपी बनाता है, इंडिविजुअल, है ना। दोनों में अलग है आपका एपिजेनेसिस थ्योरी अलग है, ये सॉरी प्रीफॉर्मेशन थ्योरी अलग है, और आपका डार्विन का थ्योरी अलग है। डार्विन ने क्रॉसिंग के बारे में बताया है अपनी थ्योरी में कि फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, लेकिन कैसे बनता है? आपका पैनजीन के माध्यम से। अब पैनजीन क्या है? वो सारे आपके ऑर्गेन के प्रारूप है जो इकट्ठा हुए हैं पैनजीन के रूप में। जैसे हाथ का अपना आया एक रूप, पैर का अपना एक रूप आया, आंख मुंह कान सबका, और सब एक जा करके आपके गेमिट में कलेक्ट हो गए, ठीक है। वो हर एक ऑर्गेन से जो निकल करके आ रहा है एक एक माध्यम, वो आपका पैनजीन है, जेम्यूल है, ठीक है। तो ये जो जेम्यूल है फिर किस में चले जाते हैं? गेमिट्स में। और जब ये जाइगोट बनता है, फर्टिलाइजेशन, अब जाइगोट टर्म मैंने बोल दिया, मतलब आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ है। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो वो टर्म जाइगोट नहीं कहलाता हो, ठीक है। जाइगोट बनता है तो ये सारे कैरेक्टर वैसी के वैसी इनहेरिट हो जाते हैं। एक चीज में चूक गया, जहां पर आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, मिक्सिंग भी हो रहा है गेमिट का, लेकिन इसने नहीं बताया। इसने जाइगोट तो बताया, लेकिन अगर जाइगोट मेल में डेवलप होगा तो अपने पिता के जैसा पूरा प्रारूप लेकर के आएगा, फीमेल में डेवलप होगा तो पूरा प्रारूप वो भी लेकर के आएगा। इसीलिए ये भी थ्योरी फेल हो गई। क्लियर हो गया कि कुछ और बचा है इसमें? आप इतना समझ लो कि पैनजीन आपके हर ऑर्गेन का एक प्रारूप है, ठीक है, जो गेमेट के रूप में इकट्ठा हुए, और वो गेमेट जाइगोट बनाया,
और जब जाइगोट बनाया मेल डेवलप हुआ एग्जैक्टली मेल की तरह, फीमेल डेवलप हुआ फीमेल की तरह। अब जाइगोट तो दोनों हो सकते हैं, चाहे मेल डेवलप हो या फीमेल डेवलप हो, वो स्टेज तो आपका एम्ब्रियोनिक स्टेज में जाकर के पता चलता है। ठीक है, तो ऐसे इसकी थ्योरी थी। अब ये सारे थ्योरी ये तो कुछ हद तक सही भी है, बाकी तो पूरे फ्लॉप है। तो इनका सबसे बेस्ट थ्योरी आया फिर जर्म प्लाज्म। जर्म प्लाज्म ठीक, ये थ्योरी आया 1889 में और इसको दिया विस्मन। ये साइंटिस्ट का नाम है ये। इसने दो थ्योरी को, आपका पेन जीन्स है और एक्वायर्ड कैरेक्टर है, दोनों को डिसअप्रूव किया अपने एक्सपेरिमेंट की कारण। अब वो एक्सपेरिमेंट क्या किया, इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था माइस। ठीक, एक होता है माउस और एक होता है रेट। क्या अंतर है? ये फीमेल है, ये और ये और ये, ऐसा थोड़ी होगा। क्या है? ये तो चूहा है लेकिन ये चूहा नहीं है। क्या है ये? बचपन में जब दांत टूट जाता था तो पेरेंट्स बोलते थे जा बेटा चूहे के बिल में डाल के आ जा। आप क्या है, छुछुंदर के बिल में डाल देते थे, बड़ा दांत आ जाता था। आपको थोड़ी पता कि वो बिल किसने बनाया है कि नहीं। ये आपका माउस जो है मेल है और माइस जो है फीमेल है, ये तो अलग प्राणी है। ठीक है, तो इसका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल थी चूहिया। ठीक, अब ये क्या किया, उसके पूंछ को काट दिया। किसके? चूहिया को। अब क्या है, काटा, उसके बाद उसको क्या किया, क्रॉस कराया माउस से। कटे पूंछ वाले माइस को माउस से क्रॉस करा दिया। ये आपका थोड़ा बहुत अगर मैं बना पाऊँ तो चूहा, ये इसका पूंछ कट गया है, क्रॉस, ये पूंछ वाला है। ये आप हमेशा जब हाइब्रिडाइजेशन प्रोग्राम लिखते हैं तो हमेशा फीमेल पहला लिखाता है, आपको पता है ये चीज़ें, फिर ये मेल। क्लियर हुआ? तो ये जब ऐसा क्रॉस कराया तो फिर ये माउस जो है ऐसा पूंछ वाला आ गया। अब क्या किया, इसको फिर काटा, फिर पूंछ वाले से क्रॉस कराया। ऐसा काट काट के क्रॉस कराने का काम टोटल 22 जनरेशन तक इसने किया। कितना? 22 जनरेशन। अपना नहीं, चूहे का 22 जनरेशन। अपना 22 जनरेशन कैसे जाएगा, वो एक ही जनरेशन ही पर्याप्त है उसको। 22 जनरेशन तक, मतलब फिर होता था, फिर चला जाता था F22 जनरेशन तक, लेकिन एक भी बार कटा पूंछ वाला चूहा नहीं पैदा हुआ। तो ये आपका एक्वायर्ड कैरेक्टर यहीं पे डिसअप्रूव हो गया है ना। पेन जीन्स भी डिसअप्रूव हो गया, सब के सब डिसअप्रूव इसके माइस के कैरेक्टर के कारण हुए। अब इसने अपना थ्योरी दिया जर्म प्लाज्म। अब ये कहता था किसी भी इंसान में दो प्रकार के सेल्स होते हैं, एक कहलाता है सोमैटिक सेल, है ना। वो सेल जब कंपाइल होते हैं तो क्या बनता है, सोमेटोप्लाज्म कह सकते हैं। साइटोप्लाज्म, सोमेटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, कैरियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, ये सब आपको पता होना चाहिए होता क्या है। और एक होता है जर्म सेल, जिससे बनता है जर्म प्लाज्म। ठीक, दो प्रकार के सेल किसी एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में होते हैं। सोमेटोप्लाज्म वो सेल होते हैं जो आपका पूरे बॉडी का आकार प्रकार एक ढांचा बनाते हैं, स्ट्रक्चरल सेल। जर्म प्लाज्म जो आपके गैमेट के सेल होते हैं, और ये हमेशा देखना हैप्लॉइड होता है, एन होता है। ये आपका
बेसिक क्रोमोसोम नंबर 2n लिखते हैं हम लोग नेचुरल कंडीशन में, और गेमिट बनता है तो n ये आपका गेमिट है ना। तो जो सोमेटोप्लाज्म है ये आपके बॉडी का पूरा स्ट्रक्चर आकार प्रकार है ना, और जर्म प्लाज्म क्या है, आपका गेमिट है। तो जो चेंजेस आप सोमेटोप्लाज्म में लाओगे वो चेंजेस आपके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होगा। वही काम इन्होंने किया। अगर आपका कोई कैरेक्टर जर्म प्लाज्म में चेंजेस ला दिया, आपका कोई एक्टिविटी, तब वो आपके नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा, ऐसा इस विस्मन ने कहा। ठीक, इस तरह से ये थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी रही। ठीक, जर्म प्लाज्म थ्योरी। तो ये आपका हेरिडिटी का सारा थ्योरी कंप्लीट है। किसी को कुछ नहीं समझ में आया तो बताओ, कुछ पूछना हो तो। नहीं पूछना है, इसका मतलब सब समझ में आ गया। गुड, अच्छी बात है। अब नहीं पूछोगे तो आपका हानि है। आप यूटिलाइज करें यहाँ के टीचर का पूरा, ठीक है। और नहीं कर पाए तो पैसा दिए बेकार है कि नहीं। चलो अब हम लोग देख लेते हैं। अब हेरिडिटी तो थ्योरी हमने देख लिया, यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाता है अपना जीन। क्या कहलाता है ये? यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ये इसका एक बेसिक यूनिट है ये। अब जो जीन है हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक, अब आप ऐसे समझो थोड़ा सा, किसी एक कैरेक्टर को एक्सप्रेस करने के लिए जीन होता है। समझ में आया? कैरेक्टर, कोई भी एक कैरेक्टर या ट्रेट, कोई एक कैरेक्टर बताओ। कलर, कलर कोई लक्षण है। कलर को बताने के लिए कोई अपना एक जीन होता है, ये आपका वो जीन है। ठीक, जो कलर बताएगा आपके अंदर, या फ्लावर कलर बताएगा। अब वो फ्लावर का कलर रेड होगा, ब्लू होगा, वाइट होगा, ग्रीन होगा, ये चीज कौन बताएगा? जीन के अंदर मौजूद एलील बताएंगे। ये एलील है। जीन के अंदर में लोकस होता है, कोई लोकस, उसको हम लोग कहते हैं एलील। ठीक है, ये आपका बड़ा टर्म है कलर। अब कौन सा कलर होगा ये बताने के लिए आपके पास एलील होते हैं। ठीक है, जैसे आपका कैरेक्टर हाइट, अब वो बौना होगा, मीडियम होगा, टाल होगा, ये चीज आपका बताएगा क्या? एलील। अब समझ आ रहा है जीन और एलील में डिफरेंस? क्लियर हो रहा है चीजें? हर एक लक्षण के लिए एक जीन होगा। अब उस लक्षण को और बाइफरकेट करने के लिए उसके अपने अपने एलील होते हैं। तो जो एलील जिस समय एक्सप्रेस किया, कोई ज़्यादा किया, कम किया, मिक्सअप में किया, फिर वो आपका एलील का एक्सप्रेशन आ जाएगा और कैसा वही कैरेक्टर आपका डेवलप होगा। क्लियर हो गया? अब ये जो जीन होते हैं हमेशा पेयर में होते हैं। पेयर क्यों होते हैं पेयर में? क्योंकि हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं, और जितने डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म हैं सब में पेयर में होते हैं। और जो हैप्लॉयड होते हैं वो ऑर्गेनिज्म नहीं होते, वो गैमेट्स होते हैं, है ना। यही चीज़ मेंडल का कॉन्सेप्ट था। जब मेंडल थ्योरी पढ़ेंगे, और एक बार मेंडल थ्योरी पढ़ेंगे, आपके आखिरी बायोटेक्नोलॉजी के पढ़ते तक वो मेंडल का 2 लॉ है। कितने लॉ है? 3। एक्चुअल में 2 लॉ होते हैं मेंडल के, 3 लॉ नहीं। लॉ ऑफ डोमिनेंस कोई लॉ नहीं। तो वो जो 2 लॉ है वो पूरा आखिरी तक लागू होगा। मतलब उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं था मेंडल को, केवल वो तो मैथमेटिशियन था, लेकिन इतना बड़ा कॉन्सेप्ट दे गया कि पूरा जेनेटिक्स, सेल बायोलॉजी पूरा उसी पे बस गया वो, है ना। तो ये क्या है? पेयर होते थे। अब जब वो गेमिट बनता है तो वो पेयर आपस में अलग हो जाते हैं। समझ आया? 2 क्रोमोसोम है आपके एक सेल में, ये क्रोमोसोम है, और ये जब गेमिट फॉर्मेशन करता है तो ऐसे बनते हैं। ये आपका गेमिट है ना, ये आपका सोमेटिक सेल है, ये जर्म सेल है। और जब ये अलग होते हैं उस समय अगर एक्सचेंज होता है तो ये मिक्सिंग में हो जाते हैं, तभी आपका कैरेक्टर मिक्सअप होता है। और मिक्सिंग नहीं हुआ, एग्जैक्ट आधा गया, तो जब ये क्रॉस करेगा फीमेल गेमिट से उस समय मिक्सिंग हो जाएंगे। मतलब कितना ज़्यादा वेरिएशन हमारे अंदर आ सकता है ये आप लोग यहीं से समझ सकते हैं।
है कि नहीं? यहाँ से एक क्रोमोसोम अलग आया, एक क्रोमोसोम अलग आया। अब ये किस क्रोमोसोम के साथ कौन सा गैमेट जुड़ेगा, मेल का या फीमेल का, इस प्रोसेस को कहते हैं रैंडम मैटिंग। रैंडम मैटिंग कहते हैं टर्म, मतलब कोई फिक्स नहीं है कि आपका एक्स क्रोमोसोम एक्स के साथ ही जाएगा, ये वाला वाई है तो ये एक्स के साथ ही जाएगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं है ना। अल्टीमेटली मेल या फीमेल होने के चांसेस 50% होते हैं। प्रोबेबिलिटी पे पूरा आपका जेनेटिक्स, वो फादर जो है वो तो पूरा प्रोबेबिलिटी पे ही दिया है। चांस, कितने चांस, अगर आप एक सिक्का उछालते हैं तो हेड आने के चांसेस कितने होते हैं? 2। कैसे होते हैं? आपके टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कहते हैं ना टोटल नंबर ऑफ इवेंट, कितने चांस आ सकते हैं। अब एक सिक्के में या तो हेड होगा या टेल होगा, खड़ी आ गया तो आपका प्रॉब्लम है वो, है ना, तो 2 ही चांस है। अब हेड आने के कितने चांस हुए? 1, तो 1/2 यानी 50%। तो बॉय और गर्ल आने के 50% चांस होते हैं, है कि नहीं? वाई क्रोमोसोम किसके साथ बाइंड होगा? मेल, फीमेल के पास 2 एक्स है, मेल के पास वाई है, तो ये वाई क्रोमोसोम जिसके साथ भी बाइंड होगा वो आपका मेल होगा, है ना। हाँ, ये डिपेंड नहीं करता कि एक्स किसके साथ बाइंड हो, है ना। तो चांसेस 50% या तो इसके साथ होगा या इसके साथ होगा। इसी पूरी प्रोबेबिलिटी पे आपका पूरा जेनेटिक्स का फादर बन गया वो। चलो, जीन हमेशा पेयर में होते हैं। ठीक, अब 2 कंडीशन होते हैं, एक होता है डोमिनेंट और एक होता है रिसेसिव। अब ये क्या है? डोमिनेट, डोमिनेट मतलब लीडर। जो आपका डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस करेगा वो डोमिनेंट है, और जो सप्रेस हो जाएगा या एक्सप्रेस नहीं करेगा, ये कहना गलत है, जो सप्रेस हो गया रिसेसिव। क्या रिसेसिव कैरेक्टर एक्सप्रेस करते हैं? क्यों नहीं करते? चलो, आप लोग ये देखे होंगे जब ये क्रॉस आपका टी को क्रॉस कराते हैं टी से, टी क्या है ये पता नहीं होगा, क्या है? टाल और ड्वार्फ। ये प्योर फॉर्म में है। जब एक जैसे एलील मौजूद होते हैं तो प्योर। अब इससे गैमेट बनेगा टी, ये दोनों से एक टी बना, ये टी। तो अब प्रोजेनी कैसे आते थे? टी 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 टी, ये ड्वार्फ हो गया। तो क्या यहाँ पर रिसेसिव एक्सप्रेस नहीं किया? आपका किया है। रिसेसिव जीन तभी एक्सप्रेस करता है जब वो होमोजाइगस कंडीशन में मौजूद हो। अब आया बात क्लियर समझ में? जब भी हेट्रोजाइगस कंडीशन में हो, ये आपका हेट्रोजाइगस है। होमोजाइगस हेट्रोजाइगस समझ में आता है कि नहीं आता है? होमो जहाँ पे टर्म लगता है मतलब एक जैसे, जाइगस माने जाइगोट, ये पेरेंट था, ये इसका ये जाइगोट है, ये पेरेंट था, इसका ये जाइगोट है। तो जब ये 2 जाइगोट अलग अलग हों तो हेट्रोजाइगस हो गए, एक जैसे जाइगोट हुआ तो होमोजाइगस हो गए। तो आपका जो डोमिनेंट एलील है वो चाहे होमोजाइगस कंडीशन हो या हेट्रोजाइगस, वो आपका एक्सप्रेस करेगा, इसीलिए उसको डोमिनेंट कहते हैं। रिसेसिव तभी एक्सप्रेस करेगा जब आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन हो, सॉरी होमोजाइगस। अब क्लियर हो गया चीजें? एक्सप्रेस दोनों करते हैं, है ना। सप्रेस करना और एक्सप्रेस करना, ये आपका डोमिनेंट है जो इसको क्या करता है? सप्रेस कर देता है, इसको उभरने नहीं देता इनके कैरेक्टर को। ठीक है, ये हो गए। अब एक थ्योरी आया, 1 जीन 1 एंजाइम। मतलब एक जीन एक एंजाइम प्रोड्यूस करेगा। वो एग्जैक्टली वही चीज है जो थ्योरी आपको मैं पहले बताया। हर एक कैरेक्टर के लिए एक जीन होगा, और जीन एक्सप्रेस कब करता है? Whenever the gene will express, enzyme will produce। ये इसका एक सिद्धांत है जेनेटिक्स का। जब जब जीन एक्सप्रेस करेगा वो पहले एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, फिर आपके अंदर वो कैरेक्टर दिखेगा। तो यही चीज 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस है। ये थ्योरी दिया आपका बीडल एंड टाटम ने। कहीं कहीं पूछ देता है। क्या लिखा मैं? BEA, बीडल एंड टाटम। किस पे एक्सपेरिमेंट किया? न्यूरोस्पोरा। क्या है ये?
न्यूरोस्पोरा क्रासा, एक प्रकार का फंगस है। इस पे इसने एक्सपेरिमेंट किया और बताया कि एक लक्षण के लिए एक जीन है, लेकिन एक जीन एक ही एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, तभी आपका हर अलग अलग एंजाइम अलग अलग लक्षणों के लिए एक्सप्रेस करेगा। ठीक, तो ये सारे थे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये जीनोटाइप और फिनोटाइप ये भी समझा देता हूँ मैं। जीनोटाइप, फिनोटाइप। चलो, जीनोटाइप, जीनोटाइप कहने का मतलब है जेनेटिक एक्सप्रेशन। ये आपका जेनेटिक कैरेक्टर टी 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 टी, लेकिन ये सारे टी टाल प्रोड्यूस किए, ये आपका फिनोटाइप है। फिनोटाइप ऐसा नेचर है जो आपको बाहर से दिखता हो, महसूस होता हो। फिजिकल अपीयरेंस कहने का मतलब आप दिखते कैसे हो वो आपका फिनोटाइप है, लेकिन आपका अंदर जीन का कॉम्बिनेशन कैसा है, हेटेरोजाइगस है, किसी कैरेक्टर के लिए होमोजाइगस है, वो आपका कहलाता है जीनोटाइप। ठीक, ये क्लियर हो गया चीज़ें। अब फिनोटाइप जब दो क्रॉसिंग कराए दो प्लांट का, और आप क्या है हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन करते हैं, है ना। लेकिन कई बार कैसा होता है, आप धान का अलग अलग ट्रायल्स लगाए हैं एक एक प्लॉट में, ऐसे आप देखना चाह रहे हैं कि इसमें से जो बेस्ट प्लांट होगा उसको मैं चुनूंगा और नेक्स्ट जनरेशन में उसके सीड रख के ग्रो करूंगा। अब आप क्या देख रहे हैं, किसी एक कोने का पौधा बड़ा अच्छा शानदार फोलिएज आया है, आपने उसको पकड़ लिया, नेक्स्ट जनरेशन में ग्रो किया तो कुछ भी नहीं हुआ। वो क्यों हो गया? ये भी तो हो सकता है वहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा चल दिया, NPK की मात्रा वहाँ बढ़ गई, है ना। तो अल्टीमेटली आपका फिनोटाइप बनता है आपके जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट से। इसी को कहते हैं G/E इंटरेक्शन। G+E और G/E ऐसे लिखते हैं। ये आपका ब्रॉड टर्म है। कहीं कहीं आपको खाली पूछेगा G+E, मतलब आपका फिनोटिपिक एक्सप्रेशन आएगा आपके जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट के मिक्सिंग से। लेकिन यहाँ पर जीनोटिपिक कैरेक्टर तो कोई उसको छेड़ नहीं कर सकता, वो आप ऑटोमेटिकली जीन के अलावा इसको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। समझ आया? अब कैसे इसका एग्जांपल बताता हूँ। माता पिता दोनों गोरे थे, 10 साल का बेटा करिया कैसे हो गया? कैसे हुआ? अब वो क्या, बच्चा तो गोरा हुआ था, लेकिन क्या है, बहुत ज़्यादा रिक्शा चलाया, धूप में ठेला दौड़ाया, काला हो गया। अब वो सामने में खड़ा हुआ तो आपको दिख रहा है वो काला कैसे आ गया करके। मतलब उसके अंदर इन्वायरमेंट भी प्रभाव डालेगा अपना, है ना। जैसे आपको ड्वार्फ वैरायटी का डेवलप करने गए, आपने कोई सीड कलेक्ट किया दोनों ड्वार्फ पेरेंट का, लेकिन किसी एक जगह पे नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा हो गई तो फोलिएज ज़्यादा डेवलप हो गया, है कि नहीं। तो ऐसे चीज़ें क्या रहती, 2 या 4%, 100 प्लांट में से हार्डली 8 या 10 ऐसे होंगे, पूरे के पूरे नहीं रहते। हम लोग जब ब्रीडिंग प्रोग्राम लेते हैं तो बेनिफिशियल प्रोजेनी का एवरेज काउंट करते हैं, है ना। जो एवरेज है उसी को हम लोग लेते हैं, इसीलिए क्योंकि अपने को पता है कि इन्वायरमेंट भी इंटरेक्ट करेगा उन चीज़ों में, उसके जीनोटाइप में नहीं प्रभाव डालता लेकिन फिजिकल अपीयरेंस पे प्रभाव डालता है ना। तो आपका फिनोटिपिक कैरेक्टर बनता है जीनोटाइप और इन्वायरमेंट से। G/E लिखते हैं ना, इसका मतलब होता है जीनोटिपिक इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन से जो रिजल्ट आता है दोनों के कॉम्बिनेशन से, वो आपका G/E है। अब समझ में आ गया चीज़ें? किसको नहीं आया? चलो आ गया तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, जीनोटाइप सेम रहेगा। जब उसको फिर ग्रो करेंगे तो फिर जैसा जीनोटाइप है वैसी का वैसी आएगा। हाँ, इन्वायरमेंट का इफेक्ट वहीं छूट जाएगा आपका, वो नेक्स्ट जनरेशन में नहीं जाता। जो आपका जीनोटाइप है वो चले जाएगा। वही चीज़ मैं बताया ना, आप अच्छा पौधा देख करके लाए, अब बीज को निकाले तो बाकी सामान्य पौधे की तरह था वो। वहाँ पर कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे, जब कोई बड़ा बगीचा लगाते हैं पेड़ का, तो जो किनारे किनारे के पौधे हैं उनके हाइट बड़े बड़े हो जा रहे थे, अच्छा ग्रोथ, उसमें सनलाइट अच्छा पड़े रहता है, खाद शुरू में अच्छा डालते चलता है। जैसे आप किसी लेबर को बोले जा खाद डाल दे, शुरू में बढ़िया मस्त मिला डालेगा, लास्ट में जब थक जाएगा तो ले, है कि नहीं। तो ये सब आपका सारे चीज़, हम भी प्रकृति को प्रभाव कर सकते हैं इसी तरह से, समझ में आया।
तो ये जो प्राकृतिक प्रभाव है वो इसी जनरेशन में छूट जाएगा, एग्जैक्ट जो आपका जीनोटाइप है वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। क्लियर हुआ? जैसे हम लोग बोलते हैं ना टिश्यू कल्चर वैरायटी क्या है, सारे कॉपी होते हैं मदर प्लांट के, तो जब लगाते हैं तो ग्रोथ एक साथ नहीं करता कभी भी वो, अपर डीपर। जहाँ पे पानी की ज़्यादा मात्रा हो गई वहाँ का पौधा क्या है कभी कभी ड्वार्फ हो जाता है, जहाँ पे नाइट्रोजन ज़्यादा मिला वहाँ पर क्या है ग्रोथ अच्छा हो जा रहता है। तो ये सब आपका इन्वायरमेंट का प्रभाव है, लेकिन जीन तो सेम था सबका, है ना। जब सूटेबल कंडीशन मतलब सारा चीज बराबर किसी पौधे को मिलेगा, किसी पॉपुलेशन को मिलेगा, तो सभी पॉपुलेशन एक जैसे ग्रो करेंगे। ऐसा कंडीशन आपके इन्वायरमेंट में तो नहीं हो सकता, ये लैब कंडीशन में होता है बस। जब आप लैब कंडीशन में जाएंगे तो सारे टेम्परेचर, मॉइस्चर, ह्यूमिडिटी, सारा चीज़ का इम्पैक्ट पूरे पॉपुलेशन पे एक जैसे पड़ेगा, तो सारे एक जैसे ग्रो करेंगे, एक ही वजन का फल निकलेगा, एक साइज का, एक जैसा दिखने वाला। ठीक, वो उनका जेनेटिक कैरेक्टर था। अब क्लियर हुआ चीज़ें? चलो, तो आज के लिए इतना ही।